हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। मतलब स्टार्टिंग के जो 3 इलेक्शन हुए थे, आपको पता है जनरल इलेक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूँ। जनरल इलेक्शन उनको बोलते हैं जो हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, चाहे वो स्टेट में हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, तो उनको हम बोलते हैं जनरल इलेक्शन। हर 5 साल में इलेक्शन जो होते हैं जनरल इलेक्शन। तो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था 1952 में। दूसरा 5 साल ऐड कर दो 1957। तीसरा जनरल इलेक्शन 1962। तो ये जो 3 इलेक्शन हुए थे, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कांग्रेस का डोमिनेंस। डोमिनेंस मतलब प्रभुत्व, डोमिनेंस का मतलब दबदबा, डोमिनेंस का मतलब है जितने भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी थी उन सब में सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में जीत किसकी होती है, वो होती है कांग्रेस की। ठीक है, तो कांग्रेस का जलवा देखने को मिलेगा इन तीनों इलेक्शन में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, टॉपिक हमारा यही है, कांग्रेस का डोमिनेंस। अच्छा, यहाँ पर साथ के साथ में हम ये भी जानेंगे कि कांग्रेस के अलावा चलो सेकंड नंबर पर कौन सी पार्टी थी, प्लस क्यों कांग्रेस का जलवा रहता है, क्यों कांग्रेस मतलब डोमिनेंस में रहती है स्टार्टिंग के 3 जनरल इलेक्शन में। ये कारण भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में। इसमें कुछ डेटा दे रखा है, तो डेटा में ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखना पहले पे कौन सी पार्टी थी, दूसरे पे कौन सी पार्टी थी, बस इतना याद रखना है ना। ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ डेटा आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर और भी डाला है, तो वो भी आप ध्यान रखना। तो ये चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो एक ही पार्टी के डोमिनेंस का युग चल रहा है। कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी की हम बात कर रहे हैं, जो कि 1885 में बनी थी, अंग्रेजों के जो शासन चल रहा था भारत में उस दौरान। और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये वाली बुक चल रही है, दूसरा चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं, पहले हम देखेंगे थोड़े से बेसिक्स, और ये बेसिक्स करने के बाद हमें एक आइडिया लग जाएगा, फिर हम हमारी बुक में जो दे रखा है सारी चीज़ें कवर कर देंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो सबसे पहले एक झलक ले लेते हैं, एक झलक, किसकी झलक लेते हैं? फर्स्ट लोकसभा। ठीक है, पहली जो लोकसभा थी 1952 से 1957 के बीच में जो पहली लोकसभा थी उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो 1952 से 1957 के बीच में पहली लोकसभा, तो इट वाज फर्स्ट एवर इलेक्शन इन द इंडियन रिपब्लिक। तो ध्यान रखना 1952 में जो इलेक्शन हुआ था वो पहला इलेक्शन था हमारा आज़ाद होने के बाद। इससे पहले हमने कभी इलेक्शन नहीं किया था आज़ाद भारत का। इस समय जो चुनाव हुए थे वो 489 सीट्स पर हुए थे। और इस समय भारत में जो टोटल एलिजिबल वोटर्स थे वो लगभग 17.3 करोड़, ये हम लास्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको हम नॉर्मली कांग्रेस भी कहूँ तो एक ही बात है, ध्यान रखना। कांग्रेस ने पहला जो इलेक्शन हुआ था उसमें 364 सीट्स पर विजय हासिल की थी। बहुत बड़ी बात है भाई, 364 आउट ऑफ 489 सीट्स। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। दूसरे नंबर पे जो पार्टी थी वो थी आपकी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको 16 सीट मिली थी। और सोशलिस्ट पार्टी थी उसको 12 सीट मिली थी। ये वाला जो सिंबल है ये कम्युनिस्ट पार्टी का है, और ये है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का हाथ वाला, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला किसका है? हथौड़ा और दरांत वाला, ये वाला ये है आपका कम्युनिस्ट पार्टी वाला, है ना, ध्यान रखना। भारतीय जनसंघ, ध्यान रखना, भारतीय जनसंघ वो पार्टी है, इसी में से आपको आज की डेट में जो भारतीय जनता पार्टी है ये इसी में से निकल के आई है, भारतीय जनसंघ में, ये चीज़ ध्यान रखना। तो पहले भारतीय जनसंघ हुआ करती थी। द प्रीवियस अवतार ऑफ बीजेपी बॉर्न ओनली 3 सीट्स। तो बीजेपी का जो पुराना अवतार है वो है भारतीय जनसंघ, तो इसको मात्र 3 सीट मिली थी। सोचो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी 300 से ज़्यादा सीट लेके आती है, तो जब कितनी सीट मिली थी? मात्र 3 सीट मिली थी। इंडिपेंडेंट जो थे, अब कुछ कोई भी ऐसे इंडिपेंडेंट उनको बोलते हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से खड़े नहीं होते, वो सेकंड नंबर पे थे कांग्रेस के बाद। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंस को देखें और पार्टी वाइज देखें तो पार्टी वाइज सीपीआई दूसरे नंबर पे थी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और भारत के पहले प्रधानमंत्री चुने गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जब फर्स्ट इलेक्शन होता है तो उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये डेटा आप देख सकते हो। पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था पहले नंबर पे थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, 364 सीट जीती थी। दूसरे पे थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको 16 सीट मिली थी। फिर और भी पार्टी दे रखी है, यहाँ पे नंबर तो नहीं दे रखा, जैसे यहाँ पे भारतीय जनसंघ 3 सीट मिली थी, सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीट मिली थी, किसान मजदूर प्रजातंत्र को प्रजा पार्टी को 9 सीट मिली थी। इंडिपेंडेंट थे उनको 37 मिली थी। तो इंडिपेंडेंट मतलब दूसरे नंबर पर थे, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सब की यहाँ पर दे रखी है, तो ज़्यादा टेंशन ना लो, आप तो बस इस पे फोकस करो। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 364 सीट मिली थी और कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीट मिली थी। ये दो पे ज़्यादा फोकस रखना पहले वाले इलेक्शन में। ठीक है, अब सेकंड लोकसभा की बात करें जो 1957 से 1962 के बीच में इसका कार्यकाल रहता है सेकंड लोकसभा का। तो सेकंड लोकसभा के दौरान चुनाव भी होगा, सिंपल सी बात है। तो सेकंड जो हमारा जनरल इलेक्शन हुआ था 1957 में,
उस जनरल इलेक्शन में टोटल लोकसभा की सीट थी 494। तो ध्यान रखना, ये जो सीट मैं बार बार बता रहा हूँ ना, तो ये सारी सीटें किसकी हैं? लोकसभा की। और ध्यान रखना, भारत में जो प्राइम मिनिस्टर जो बनता है वो लोकसभा के इलेक्शन के बाद ही बनता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। हर 5 साल में जो इलेक्शन होते हैं ना जनरल इलेक्शन, वो लोकसभा के ही होते हैं जिसमें जनता हमारी पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो 494 सीट्स में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलती हैं 371 सीट्स मिलती हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओनली 2 अदर पार्टीज वॉन डबल डिजिट सीट्स। तो 2 ऐसी पार्टी थी जो डबल डिजिट में सीट लेके आती हैं। तो एक तो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसको 27 सीट्स मिलती हैं, बहुत बढ़िया बढ़ोतरी की थी, पहले तो 16 ही थी, 11 बढ़ गई इनकी। और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ध्यान रखना, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, इसको 19 सीट्स मिलती हैं। तो ये 2 ही सीट थी जो डबल डिजिट में थी, बाकी सॉरी ये 2 ही पॉलिटिकल पार्टी थी जिनको डबल डिजिट में सीट मिली थी। बाकी और भी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनकी सीट कम आती हैं, 10 से भी कम आती हैं, ठीक है। द कांग्रेस पोल्ड क्लोज टू 48% ऑफ टोटल वोट। तो कांग्रेस को यहाँ पर जो मतलब वोट मिलती है वो टोटल वोट का 48% मिलती है। सपोज सेकंड जनरल इलेक्शन के दौरान मान लो 100 वोट डाली गई है, तो 100 में से 48 वोट अकेली किसको मिली थी? कांग्रेस को। और जो भारतीय जनसंघ था इसने 1 सीट और बढ़ा ली है, भारतीय जनसंघ को मिलती है 4 सीट्स, ठीक है। और वंस अगेन इंडिपेंडेंट जो थे, इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स थे वो 2nd नंबर पर रहते हैं कांग्रेस के बाद, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और फिर दोबारा से पंडित जवाहरलाल नेहरू बन जाते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर। तो भारत ये आप एक चीज़ और ध्यान रखना, आज तक के रिकॉर्ड में, आज तक की मैं बात कर रहा हूँ, भारत में सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक प्रधानमंत्री रहने का जो खिताब है ये इन्हीं को मिला है। किसको मिला है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे ज़्यादा इन्होंने प्राइम मिनिस्टर पद पर रहते हुए काम किया है। अब तक कोई भी प्रधानमंत्री ने इतने लंबे समय तक काम नहीं किया, ये चीज़ आप ध्यान रखना। एंड देयर वाज नो ऑफिशियल लीडर ऑफ अपोजिशन ड्यूरिंग दी 2nd लोकसभा। तो 2nd लोकसभा के दौरान और लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं था लोकसभा में, ठीक है। तो ये 2nd लोकसभा के रिजल्ट हैं, आप देख सकते हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली थी 371 सीट्स, यहाँ पर दिखा रखा है। टोटल 394 में से 371 सीट मिली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। सीपीआई को मिलती हैं 27 सीट्स और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को मिलती हैं आपकी 19 सीट्स और भारतीय जनसंघ को मात्र 4 सीट मिलती हैं। तो ऐसे करके सबका यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो भारतीय जनसंघ 4, कम्युनिस्ट पार्टी 27। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने बढ़त की है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 19 और ये सारी सीट हो गई, ठीक है। तो दूसरी बार भी प्रधानमंत्री कौन बन जाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, अब बात करते हैं हम 3rd लोकसभा की। तो 3rd लोकसभा के लिए 3rd लोकसभा इलेक्शन हुआ था और 3rd लोकसभा का कार्यकाल था 1962 से 1967 के बीच में। तो ध्यान रखना, 3rd लोकसभा का जो कार्यकाल था वो था 1962 से 1967 के बीच में। मतलब लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, टेन्योर जो होता है वो 5 साल होता है जनरली, मगर इसको पहले भी डिजोल्व किया जा सकता है, ये आपने पढ़ा है 11th क्लास में। ओके, तो कांग्रेस को तीसरी बार में 494 सीट में से मिलती हैं 361 सीट्स। तो अभी भी बहुत बढ़िया बढ़त बना रखी है। तो आप देखोगे तो हर बार 300 प्लस ही मतलब इनका आंकड़ा आ रहा है। और आपको पता है मतलब टोटल सीट का 50% प्लस 1 ये कर दो, आप सरकार बना सकते हो मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट। तो मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट बनाने के लिए 50% प्लस 1 कर दो, इतनी सीट चाहिए। तो 494 का आधा कर दो प्लस 1 कर दो, उसमें 1 ऐड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब कितनी मतलब मेजोरिटी चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। मगर ये तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सीट्स लेकर आ रहे थे कांग्रेस पार्टी जो थी। तो स्टार्टिंग के जो 3 चुनाव होते हैं इनमें इनकी बहुत ज़्यादा सीट आती है, धड़ाधड़ मतलब 350 क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। और ये तीसरा जो इलेक्शन हुआ था, 4 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो डबल डिजिट में आ जाती हैं। इसका मतलब ये है कि बाकी पॉलिटिकल जो पार्टीज थी उनकी भी अब पॉपुलरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो सीपीआई तो थी पे, फिर दूसरी जनसंघ, तीसरी स्वतंत्र पार्टी और चौथी थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ये 4 पॉलिटिकल पार्टी ऐसी थी जो डबल डिजिट में सीट लेकर आती हैं, ठीक है। कांग्रेस का इस बार जो वोट का शेयर था वो वोट का शेयर घट जाता है। कांग्रेस को 2nd वाला जो इलेक्शन हुआ था जनरल इलेक्शन 48% वोट मिले थे, मगर अब 3rd वाले में वोट का परसेंटेज कम हो जाता है, 45% वोट मिले थे कांग्रेस को। और अगेन कौन प्राइम मिनिस्टर चुने जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सोचो 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बार अपना टाइम पीरियड पूरा होने से पहले इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू गुजर जाते हैं। तो आप सोचो 1947 से ही और 1964 तक
भारत में एक ही प्रधानमंत्री रहे और वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इवन 1946 में जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तब भी आपके हमारे प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर इन्होंने काम किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इस दौरान बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ये गुजर गए, उसके तुरंत बाद गुलजारी लाल नंदा, ये है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा को इंटरिम पीएम बनाया गया था, अंतरिम पीएम मतलब जो टेम्परेरी बनाए जाते हैं, बनाया गया था। बाद में इनको फिर सक्सीड करते हैं हमारे कौन, लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री बन जाते हैं पीएम भारत के, ठीक है। और लगभग 19 मंथ मतलब 19 महीने तक ये प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं और फिर आपको पता है इनकी डेथ हो जाती है। बाहर ये गए थे ताशकंद समझौते, उसके बाद इनकी क्या हो जाती है, ताशकंद समझौता करके जब आए थे बाहर से यूएसएसआर गए थे, ठीक है। उस समय भारत पाकिस्तान की लड़ाई भी होती है 1965 में, आई होप आप सबको पता होगा। तो बाद में इनकी डेथ हो जाती है। तो इनकी डेथ के बाद फिर 1966 में सोचो 2-3 साल में कितने प्रधानमंत्री बदल गए। तो फिर इनके बाद आती हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री जिनका नाम है इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में भारत के प्रधानमंत्री की बागडोर संभाल लेती हैं। तो ध्यान रखना, जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू गुजर जाते हैं तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है गुलजारी लाल नंदा। फिर इनके बाद बन जाते हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री, परमानेंट मतलब इनको पीएम बना दिया जाता है, मगर ये भी 19 मंथ तक रहते हैं, उसके बाद ये गुजर जाते हैं, कुछ मिस्टीरियस इनकी डेथ होती है। फिर इनके बाद आती हैं इंदिरा गांधी, ठीक है। तो 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती हैं 3rd लोकसभा के दौरान, ठीक है। और ये इनके रिजल्ट्स हैं। 3rd लोकसभा इलेक्शन जो हुए थे, जो आपके मतलब जनरल इलेक्शन जो हुए थे, भारतीय जनसंघ इसको मिलती हैं 14 सीट, तो मतलब इन्होंने बहुत बढ़िया प्रोग्रेस की है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इनकी सीट बढ़ जाती है 29 और इंडियन नेशनल कांग्रेस इनको सीट मिली थी 361 सीट मिली हैं। हर बार 350 का आंकड़ा क्रॉस कर रहे हैं। प्रजा सोशलिस्ट जो पार्टी थी इसको 12 सीट मिलती हैं, सोशलिस्ट पार्टी को 6 सीट मिलती हैं, स्वतंत्र पार्टी को 18 सीट मिलती हैं, अकाली दल जो पंजाब में है उसको 3 सीट मिलती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो आप तो मेनली 2-3 पार्टीज पर ध्यान देना। तो 3 जनरल इलेक्शन के हमने रिजल्ट देख लिए। अब अपनी बुक में जो दे रखा है उसको हम स्टार्ट करते हैं, कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। तो अभी हम आंकड़े देखकर हमने पता लगा लिया कि हर बार कौन जीत रही है, कांग्रेस ही जीत रही है, और वो भी बहुत पूर्ण बहुमत से जीत रही है, और हर बार कांग्रेस का ही डोमिनेंस है। तो अब बुक में जितना भी दे रखा है मैं सारी चीज़ें लाइन टू लाइन यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि क्यों कांग्रेस का डोमिनेंस रहता है। देखो सिंपल सी बात है, अब तक जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय तक भारत के लोग बस एक ही पॉलिटिकल पार्टी को जानते थे और वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि आज़ादी के दौरान भी सिर्फ एक ही पार्टी ने मतलब ये फ्रीडम स्ट्रगल लीड किया था, वो भी कौन सी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये भी एक कारण है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही दबदबा रहता है। प्लस जितने भी मेजर जो हमारे लीडर्स थे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान मतलब अंग्रेज़ों का विरोध किया था, तो वो भी इसी पार्टी से जुड़े हुए थे। इसलिए ज़्यादातर हर इलेक्शन में कौन जीत रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ही जीत रही थी। मगर बाद में इसमें फिर फैक्शंस हो जाते हैं, इसमें मतलब बंटने लग जाती है, और आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जब गुजर जाते हैं तो उसके बाद कंडीशन फिर इसमें ख़राब होने लगती है, ठीक है। तो वो चीज़ें हम आगे देखेंगे। फिलहाल तो हम ये देखेंगे कि 1952, 1957, 1962 ये 3 जो जनरल इलेक्शन जो हुए थे इनमें कांग्रेस का डोमिनेंस हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे पहले वाले में। ये मैप आप देख सकते हो, हमारी बुक में ये मैप दे रखा है। तो ये येलो वाला जो एरिया दिखा रखा है ये है आपका स्टेट्स रूल्ड बाई कांग्रेस ड्यूरिंग 1952 से 1967। सोचो पूरे भारत में लगभग, सिर्फ इसको छोड़ दो जम्मू एंड कश्मीर को, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, आज की डेट में आपने सुना हुआ उमर अब्दुल्ला, ये सब इसी से बिलोंग करते हैं, किससे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा था। और यहाँ पर जो केरल जो दिखा रखा है, यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर लेफ्ट फ्रंट यहाँ पे रूल कर रहा था। बाकी इन 2 जगहों को छोड़ दो तो पूरे भारत पे लगभग आप देखोगे तो यहाँ पर रूल चल रहा था किसका, ये चल रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस का डोमिनेंस, तो इसी को हम बोलते हैं दबदबा जलवा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कुछ डेटा है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन में टोटल सीट कितनी थी, 489। सेकंड जनरल इलेक्शन में टोटल सीट कितनी थी, 494। थर्ड जनरल इलेक्शन में टोटल लोकसभा की सीट थी 494। तो थर्ड और
सेकंड में तो लोकसभा की सीट 494 है, फर्स्ट में कितनी थी 489, बस 5 सीट बढ़ जाती हैं। अच्छा, पहला जो इलेक्शन हुआ था इसमें सबसे ज़्यादा जो सीट जीती थी फर्स्ट जनरल इलेक्शन में वो कांग्रेस ने 364, दूसरे में 371 बढ़ गई, फिर तीसरे में 361, तो मतलब 350 प्लस सीट जीती। अभी भी ऐसा इसका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया इनका, इतना ध्यान रखना आप। बाकी यहाँ पर दिखा रखा है इंडिपेंडेंट को 37 मिली थी, सीपीआई को 16 मिली थी, एसपी स्वतंत्र पार्टी को 12 मिली थी, ऐसे करके सारी पार्टियों का दिखा रखा है। तो आप देखोगे तो पहला जो इलेक्शन हुआ था जनरल इलेक्शन, तो पहले नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरे पे थी आपकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, और पार्टी वाइज देखें तो फिर सीपीआई थी। सेकंड इलेक्शन में भी दूसरे पे कौन थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, और सीपीआई को 27 सीट मिली थी, और तीसरे में सीपीआई को मिलती है 29। तो सीपीआई का मतलब आप देखोगे तो जो प्रभाव है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं ये तो हो गई। अब देखो, जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है उसको हम बोलते हैं रूलिंग पार्टी। एक चीज़ ध्यान रखना, रूलिंग पार्टी बोलते हैं। जैसे आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी है आपकी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अपोजिशन में जैसे कांग्रेस, तो आप ऐसे समझ लो सीपीआई किस में थी, अपोजिशन में। सीपीआई किस में आ जाएगी, अपोजिशन में। तो धीरे धीरे आप देखोगे तो अपोजिशन पार्टीज का राइज बढ़ने लगता है, धीरे धीरे करके अपोजिशन पार्टीज मतलब बढ़ने लगती हैं। अपोजिशन पार्टीज को भी मतलब सीटें ज़्यादा मिलने लग जाती हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो तीनों इलेक्शन का मैंने यहाँ पे ग्राफ दिखा रखा है, बुक में आपको दे रखा है बहुत बढ़िया तरीके से। ये आप एक ही बार में लिख सकते हो कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को 364 सीट मिलती हैं, दूसरे में 371 मिलती हैं, और तीसरे में 361 मिलती हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी तो देखो बहुत नीचे थी, जिनकी कोई औकात भी नहीं थी कि कांग्रेस को मतलब छू भी पाएँ। तो बहुत ज़्यादा फासला था कांग्रेस और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। तो इसी चीज़ को तो हम बोलते हैं जलवा, दबदबा, ठीक है, प्रभुत्व। ओके, अब हम देखेंगे फर्स्ट जनरल इलेक्शन के दौरान क्या कहानी होती है। डेटा हमने सारा देख ही लिया है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉन दी फर्स्ट जनरल इलेक्शन, नो डाउट पहला जो इलेक्शन है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही जीता था। द कांग्रेस पार्टी एज इट वाज पॉपुलरली नोन हैड इनहेरिटेड द लीगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट। अब सिंपल सी बात है, जो मतलब विरासत थी नेशनल मूवमेंट की, जो विरासत थी उसको आगे कौन बढ़ाता है, उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ही बढ़ाती है। तो शुरुआत में जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उसको लीड कौन कर रहा था, उसको लीड कर रही थी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जब देश आज़ाद हो जाता है तो उन्हीं के सिद्धांतों पर आगे कौन सी पार्टी बढ़ती है, हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़ती है। क्योंकि इस समय जनता एक ही पार्टी को जानती थी, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ज़्यादातर जो लीडर थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के, जो लीडर थे वो भी इसी से जुड़े हुए थे। इट वाज द ओनली पार्टी देन टू हैव ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। और कांग्रेस एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो पूरे देश में फैला हुआ था। ऐसी और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो पूरे देश में फैली हुई हो, सिर्फ एकमात्र कांग्रेस ही थी इस समय पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर और करिस्मेटिक लीडर, मतलब भाई जादुई, मतलब इनमें जादू था एक प्रकार से, यूँ समझ लो। जैसे आज की डेट में मतलब आप सोचोगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनको हम करिस्मेटिक लीडर बोलते हैं, पूरे मतलब देश में मतलब छाए हुए हैं। तो आप देखोगे तो बीजेपी का अब धीरे धीरे जो वोटिंग शेयर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कई स्टेट्स में आज की डेट में बीजेपी की सरकार है, तो वो दैट इज बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी, आप यूँ मान सकते हो। तो ऐसे ही उस समय पर करिस्मेटिक लीडर इंडिया में भी और वर्ल्ड में माने जाते थे, वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और करिस्मेटिक लीडर थे इंडियन पॉलिटिक्स में। तो ये जो लीडर थे ये किसके पास थे, ये थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास। तो सिंपल सी बात है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जलवा दिखाएगी अपना। ही लेड द कांग्रेस कैंपेन एंड टूर थ्रू द कंट्री। तो आपने मतलब ये जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये कांग्रेस का जो कैंपेन है, चुनावी जो कैंपेन है, कैंपेनिंग करते हैं ये चुनाव के लिए, चुनावी अभियान जो लीड करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये प्रचार प्रसार करते हैं और देश के अलग अलग भागों में जो घूम के आते हैं। अब सिंपल सी बात है, आज भी देखो तुम चुनाव होते हैं तो जो लीडर्स हैं अलग अलग स्टेट्स में जाकर चुनाव प्रचार करते हैं। अभी जैसे रिसेंटली बंगाल में चुनाव हुए थे तो आपने देखा होगा, इवन कोविड-19 के दौरान भी मोदी जी, ममता बनर्जी, वहाँ पर अलग अलग लीडर्स जाते हैं, इवन योगी, कई सारे लीडर्स क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। तो उस समय पर ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के अलग अलग भागों में टूर किया और कैंपेन किए थे, ठीक है, और पार्टी को लीड कर रहे थे। ओके, द कांग्रेस पार्टी वॉन 364। तो पहला जो चुनाव हुआ था तो उसमें 364 सीट आती हैं आउट ऑफ 489 सीट्स। फर्स्ट जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें कांग्रेस को 364 सीट मिलती है। अब इनको तो लिख लो। और बहुत ही आगे चल रहे थे, इनके मतलब आसपास भी कोई मतलब था नहीं।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उसको 16 सीट मिलती है, मात्र 16 सीट मिलती हैं। और स्टेट इलेक्शन जो हुए थे वो भी लोकसभा इलेक्शन के साथ ही हुए थे। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, स्टेट के जो इलेक्शन थे, अब स्टेट में आप कहोगे किसके इलेक्शन होते हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होते हैं जिनसे क्या बनते हैं, सीएम बनते हैं। और सेंटर में इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, जिससे क्या बनते हैं, पीएम बनते हैं। तो ध्यान रखना, पहला जो जनरल इलेक्शन था इसी के साथ लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हुए थे स्टेट्स में। तो स्टेट और सेंटर दोनों के चुनाव साथ साथ हुए थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और कांग्रेस को स्टेट के इलेक्शन में भी विक्ट्री मिलती है। तो कांग्रेस की जो विक्ट्री थी सेंटर में तो थी, स्टेट इलेक्शंस में भी कांग्रेस का जलवा मतलब देखने को मिलता है हमें फर्स्ट जनरल इलेक्शन के दौरान। तो ये ग्राफ आप ध्यान रखना, बुक में देखते रहना, हो सके तो इन डेटाज को आप लिख लेना। इट वॉन मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन ऑल स्टेट्स, आपको देखने को मिलेगा पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था तो जनरल सामान्यतः जितने भी स्टेट्स थे सब में कांग्रेस मेजोरिटी में थी। मेजोरिटी में मतलब सबसे ज़्यादा सीट लेकर आ रही थी, मगर कुछ स्टेट ऐसे थे, कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर कांग्रेस पिछड़ गई थी। तो वो कौन कौन सी जगह थी, तो वो हैं त्रावणकोर, कोचीन जो कि आज की डेट में केरल का पार्ट है, मद्रास, उड़ीसा। तो 3 जगह पर ध्यान रखना, त्रावणकोर, कोचीन और मद्रास और उड़ीसा, इन 3 जगह पर कांग्रेस पीछे रह जाती है। इन 3 जगह पर कांग्रेस का दबदबा नहीं रहता, ये चीज़ आप ध्यान रखना। यहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टियाँ थी, रीजनल पार्टीज थी, उनका दबदबा ज़्यादा देखने को मिलता है, उनका जलवा देखने को मिलता है, यहाँ पर कांग्रेस पिछड़ जाती है। फाइनली इवन इन दीज स्टेट्स कांग्रेस फॉर्म्ड द गवर्नमेंट, सो द पार्टी रूल्ड ऑल ओवर द कंट्री एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। तो बाद में हमें ये देखने को मिलता है इन जगहों पर भी कांग्रेस ने अपनी मतलब दिमाग लगा के टेक्निकली मतलब यहाँ पर बाकी पॉलिटिकल पार्टी से बात करके, गठबंधन करके, कॉलिजन करके यहाँ पर सरकार बना ली। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुआ था उसके बाद नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी एक ही पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही थी और वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सभी जगह पर इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब कांग्रेस की सरकार थी। और फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे सेकंड और थर्ड इलेक्शन के बारे में, ठीक है, ओके। तो इन सेकंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शंस held in 1957 and 1962 respectively, the Congress maintained the same position in the Lok Sabha by winning 3/4 of the seats। सोचो, मतलब 3/4 सीट का मतलब लगभग 75% सीट कौन जीतता है, कांग्रेस जीती है। तो सेकंड जो इलेक्शन हुआ था 1957 में और थर्ड जो जनरल इलेक्शन जो हुआ था 1962 में, इन दोनों इलेक्शन में कांग्रेस का जलवा 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 रहता है। कांग्रेस का क्या रहता है, दबदबा रहता है। सबसे ज़्यादा सीट कौन लेके आती है, कांग्रेस लेके आती है। 3/4 सीट जीत जाती है। कौन जीत जाती है 3/4 सीट, कांग्रेस जीत जाती है। मतलब 75% सीट जीत के आती है कांग्रेस। तो दूसरे में भी, तीसरे में भी और पहले में भी। इसलिए हम कह रहे हैं कांग्रेस का डोमिनेंस रहता है तीनों चुनावों में। None of the opposition parties could win even 1/10 of the number of seats won by the Congress। मतलब कांग्रेस ने जितनी भी सीट जीती थी उसका 1/10 सीट भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं जीत पाई थी। अब सोचो कांग्रेस ने मान लो कितनी सीट जीत ली थी, यहाँ पे सपोज 360 सीट जीती हैं। कितनी जीती हैं, 360। तो 360 का 1/10 मतलब कितना हो जाएगा, 36। तो एक भी अपोजिशन पार्टी ऐसी नहीं थी जिसकी 36 सीट आई हो। सोचो इतनी बुरी हालत थी अपोजिशन पार्टीज की। तो मतलब हम एक चीज़ और यहाँ पर कह सकते हैं कि शुरुआत के जो 3 इलेक्शन थे, ये चीज़ ध्यान रखना पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से, कि शुरुआत के 3 इलेक्शन थे हमें ये देखने को मिलता है अपोजिशन बहुत ज़्यादा वीक था। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब डेमोक्रेसी में अपोजिशन बहुत ज़्यादा वीक होता है तो रूलिंग पार्टी अपनी मनमानी करती है। अब जरूरी नहीं है करे ही करे, मगर चांसेस ऐसे रहते हैं वो पावर का मिसयूज करते हैं। तो यहाँ पर अपोजिशन बहुत ज़्यादा वीक रहता है, ये चीज़ हमें यहाँ पे नोटिस करनी है। इन स्टेट असेंबली इलेक्शंस द कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजोरिटी इन फ्यू केसेस। अब जो सेकंड और थर्ड इलेक्शन इन स्टेट असेंबली इलेक्शंस, असेंबली आप ध्यान रखना वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हुए थे। स्टेट असेंबली इलेक्शंस में भी कांग्रेस को कुछ जगह पर मेजोरिटी नहीं देखने को मिलती है। अब वो जगह थी केरल। कौन सी जगह है, तो ध्यान रखना केरल में 1957 में कांग्रेस को यहाँ पे विक्ट्री नहीं मिली। यहाँ पर कौन जीतता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कॉलिजन करके सरकार बना ली। तो कॉलिजन को लीड कौन कर रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया खुद के दम पर सरकार नहीं बना सकती थी, मगर कॉलिजन करके यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने क्या कर लिया, सरकार बना ली।
और इसके अलावा अगर मान लो आप केरल को छोड़ दो तो बाकी सभी जगह पर नेशनल लेवल हो या स्टेट लेवल हो, सभी जगह पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी का दबदबा था और वो थी कांग्रेस। तो ध्यान रखना, सेकंड जो इलेक्शन हुआ था यहाँ पर केरल में, बस केरल को छोड़ दो, केरल में एक कोलिजन गवर्नमेंट बनती है, मतलब गठबंधन की सरकार बनती है। और गठबंधन की सरकार किसको कहते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सरकार बनाती हैं तो उसको हम बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। और इसका लीडर कौन था? इसका लीडर था सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इवन आज भी आप देखो तो आज भी मतलब यहाँ पर सीपीआई का दबदबा है, कांग्रेस मतलब सॉरी केरल में आज भी सीपीआई आज की डेट में भी दबदबा बना के रखती है। यहाँ पर सरकार जो बनती है इन्हीं की बनती है। ओके, द एक्सटेंट ऑफ विक्ट्री ऑफ कांग्रेस वाज आर्टिफिशियली बूस्टेड बाई अवर इलेक्टोरल सिस्टम। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारी जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस थी, अब 3 बार मतलब चुनाव जीती इंडियन नेशनल कांग्रेस, 3 जो जनरल इलेक्शन हुए थे लगातार 3 इलेक्शन जीत रही थी। तो इसके पीछे कुछ कारण है और वो टेक्निकल रीजन क्या है? वो टेक्निकल रीजन है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। आई होप 11th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, मैं अभी इसको आपको क्लियर करा दूंगा। तो कुछ लोगों का क्या ये मतलब टेक्निकली सही बात है कि कांग्रेस की जो विक्ट्री थी ये कहते हैं कि आर्टिफिशियली बूस्ट कर दी थी हमारे इलेक्टोरल सिस्टम ने। मतलब हमारा जो सिस्टम है ना लोकसभा में चुनाव का, वो सिस्टम की वजह से कांग्रेस को यहाँ पर जीत देखने को मिलती है। अगर ऐसा सिस्टम नहीं होता तो शायद कांग्रेस इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाती, क्योंकि कांग्रेस को वोट तो कम मिल रही थी मगर सीट ज़्यादा मिल रही थी। उसके पीछे कारण जिम्मेदार था फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। में समझाऊंगा क्यों जिम्मेदार था। कांग्रेस वॉन 3 आउट ऑफ एवरी 4 सीट्स बट डिड नॉट गेट इवन हाफ ऑफ दी वोट्स। मतलब ध्यान रखना, जितनी भी सीट थी हर 4 में से 3 सीट कौन जीत रही थी? कांग्रेस जीत रही थी, मगर कांग्रेस को 50% वोट भी नहीं मिली थी। सोचो, कांग्रेस को जब 50% वोट नहीं मिल रही मगर सीट 75% जीत रही है, तो उसके पीछे जो कारण जिम्मेदार है वो है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। अब इसके बारे में समझाता हूँ, 11th क्लास में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। देखो मैं इसको पहले प्रैक्टिकली समझाता हूँ। सपोज किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ पर मान लो 5 कैंडिडेट खड़े हो गए, और 5 कैंडिडेट कौन से हैं? A B C D E, ये 5 कैंडिडेट खड़े हो गए। अब मान लो यहाँ पे वोटिंग होती है, इलेक्शन होता है। वोटिंग के दौरान ए को मिलते हैं 200 वोट, बी को मिलते हैं 380 वोट, सी को मिलते हैं 100 वोट्स और डी को मिलते हैं 400 वोट्स और ई को मिलते हैं 401 वोट्स। अब सोचो यहाँ पर इन वोटों की काउंटिंग करो, ये कितने वोट हो गए देखो, है ना। और ये अब यहाँ पर इसको देखो, ई को 1 वोट ज़्यादा मिल रहा है, किससे? डी से। बाकी तो मतलब अब इन 5 कैंडिडेट्स में आप देखो तो सबसे ज़्यादा वोट किसको मिली है? सबसे ज़्यादा वोट मिली है हमारे ई को। तो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम क्या कहता है कि जो भी कैंडिडेट रेस में सबसे आगे होगा वही कैंडिडेट विनर घोषित किया जाएगा। अब सोचो, इसको 401 वोट मिली है और इसको 400 वोट मिली है, लगभग बराबर ही है, फिर भी डी हमारा हार जाता है और ई जीत जाता है। तो हो गया ना। कांग्रेस को भले अब ऐसे ही क्या हुआ, कांग्रेस के साथ होता है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट वाला सिस्टम क्या है कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उसमें जिसकी सबसे ज़्यादा सीट आएंगी वही विनर घोषित हो जाएगा, चाहे वो 1 सीट से ज़्यादा हो। अब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखनी हो तो ये देख लो आप। इन दिस सिस्टम, कौन से सिस्टम है? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम में whoever has the more votes than all other candidates is declared elected। तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था, जो भी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा सीट लेके आएगा, सबसे ज़्यादा वोट लेके आएगा, सबसे ज़्यादा वोट लेके आएगा वही कैंडिडेट इलेक्टेड घोषित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट किसकी आ रही है? ई की। तो ई हमारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि तुम भाई साहब जीत चुके हो, इलेक्ट हो चुके हो, और अगर लोकसभा का चुनाव है तो आप भाई साहब MP बन चुके हो। क्या बन चुके हो? MP। तो यही है हमारा फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। द विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट सिक्योर ए मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, दिस मेथड इज कॉल्ड फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। अब जो विनिंग कैंडिडेट है उसको मेजॉरिटी ऑफ वोट जीतने की जरूरत नहीं है, मतलब उसको तो सिर्फ क्या करना है, जितने भी कैंडिडेट हैं उससे आगे चलना है, बस। जितने भी कैंडिडेट में जो भी आगे चल रहा है उससे 1 वोट ज़्यादा लेके आनी है, वही फिर घोषित हो जाएगा विजेता। इन द इलेक्टोरल रेस द कैंडिडेट हु इज अहेड ऑफ द अदर्स who crosses the winning post first of all is the winner। This method is also called plurality system। अब यहाँ पे क्या देखो, कई सारे लोग खड़े हो सकते हैं, ऐसा नहीं है 1-2 लोग खड़े। अब आपको पता है भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स
खड़े करते हैं। तो जो भी कैंडिडेट रेस में आगे रहता है, जो भी सबसे पहले पहुंचता है, उसी को हम घोषित कर देते हैं विजेता। और यही मेथड हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया था। तो क्लास 11th में यही सेम टू सेम चीज़ दे रखी है, वहीं से मैंने सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ। लोकसभा हो हमारी, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लोकल बॉडी के चुनाव हो, यहाँ पर हमारा जो सिस्टम चलता है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और इस सिस्टम में जितने भी कैंडिडेट खड़े रहते हैं, तो उनमें से जो भी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट लेकर आता है वही इलेक्टेड घोषित कर दिया जाता है, उसी को डिक्लेयर कर देते हैं हम विनर। तो यही है हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो कांग्रेस जो जीत, इसी को हम बोल रहे हैं कि कांग्रेस की जो जीत है ये आर्टिफिशियली बूस्ट हो जाती है, किसकी वजह से? इलेक्टोरल सिस्टम की वजह से। तो हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है ये भी जिम्मेदार है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग के जो 3 चुनाव थे, स्टार्टिंग के जो 3 इलेक्शन हुए थे 1952, 1957, 1962, उसमें कांग्रेस भारी बहुमत में बहुत ज़्यादा सीट जीतती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, इन 1952 फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस ऑब्टेन्ड 45% ऑफ टोटल वोट्स। अब सोचो, कांग्रेस को मात्र 45% वोट मिली है, मगर सीट कितनी जीत ली इसने? 74% सीट जीत ली। रीजन? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। ये वाला जो सिस्टम बताया मैंने, कौन सा? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। इस सिस्टम की वजह से कांग्रेस इतनी सारी सीट जीत पाई थी। तो अगर सोचो, अगर इनको मान लो 45% वोट आई हैं, तो सीट भी 45% मिलनी चाहिए, आधी सीट से भी कम मिलनी चाहिए, मगर नहीं, ज़्यादा मिली है, 74% सीट मिली है। तो वो रीजन आप समझ गए। द सोशलिस्ट पार्टी, जो कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी इन टर्म्स ऑफ वोट। तो ध्यान रखना, सेकंड जो चुनाव, फर्स्ट जो चुनाव हुआ था उसमें वोट के मामले में, वोट शेयर के मामले में सेकंड नंबर पर वोट सबसे ज़्यादा किसको मिली थी? सोशलिस्ट पार्टी को मिली थी। कंट्री की 10% वोट मिल गई थी। सोचो, उनको 10% वोट थी किसके पास? सोशलिस्ट पार्टी के पास। मगर सीट कितनी मिली? मात्र 3%। रीजन? वही, क्योंकि इनके जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के कैंडिडेट से पीछे रह गए। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 364 सीट मिलती हैं, ठीक है। इनकी वोट थी लगभग 4.7 करोड़। और यहाँ पे दे रखा है सोशलिस्ट पार्टी, इनकी सीट थी 1.1 करोड़, सॉरी 1 सोशलिस्ट पार्टी को जो वोट मिली थी 1.1 करोड़ के समथिंग मिली थी, मगर सीट 12। नेशनल कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को वोट मिली थी 4.7 करोड़, सीट कितनी है? 364। तो सोचो कितना अंतर है। और बाकी जगह देख लो आप, नीचे इंडिपेंडेंट ये दे रखे हैं आपकी, सोशलिस्ट पार्टी दे रखी है, सोशलिस्ट हो गई आपकी। ये देखो आप, कम्युनिस्ट पार्टी की वोट कितनी है? कम्युनिस्ट पार्टी की वोट है लगभग 34 लाख, मतलब 1 करोड़ भी नहीं है, 34 लाख वोट हैं। और 34 लाख वोट पर कौन जीत जाता है? कम्युनिस्ट पार्टी। सॉरी, 16 सीट मिलती है इनको, 16। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, उसको वोट कितनी मिली है? 34 लाख, 34 लाख, मगर सीट कितनी मिल जाती हैं? 16। सोशलिस्ट पार्टी को वोट कितनी मिल रही है? 1 करोड़ से भी ज़्यादा। सीट कितनी मिल रही है? 12। तो इन सब चीज़ों के पीछे कारण आपको समझ में आ गया होगा। कारण एक ही है, एक क्या है कि ये वाला सिस्टम फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, क्योंकि जिसके भी सबसे ज़्यादा वोट आते हैं वही विनर घोषित हो जाता है। तो यहाँ पर यही हुआ कि कांग्रेस के जो मतलब कैंडिडेट्स थे उनको बाकी की तुलना में ज़्यादा वोट मिलते हैं, इसलिए ज़्यादा सीट जीत जाते हैं, ठीक है। इधर ये जो आपको देखोगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनको भले ही वोट कम थे, मगर इनकी तुलना में जो बाकी कैंडिडेट थे उनको, इनके सीपीआई के जो कैंडिडेट थे उनसे कम सीट मिली थी। तो बस इतना ध्यान रखना, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम की वजह से कांग्रेस को ये विक्ट्री मिल पाती है। और लोकसभा में हमारा जो सिस्टम है वो यही है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा जिसकी सीट होती है वही विनर घोषित हो जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट जो इलेक्शन हुआ था उसमें सेकेंड नंबर पर वोट के मामले में, सीट के मामले में तो सीपीआई थी, सोशलिस्ट पार्टी थी जिसको 10% वोट मिली थी, मगर फिर भी 3% सीट मिलती है इनको, ठीक है। मात्र 12 सीट मिलती है इनको। रीजन अब क्लियर है। तो यहाँ पे दे भी रखा है, द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड ऑफ इलेक्शन दैट हैज बीन अडॉप्टेड इन अवर कंट्री, द पार्टी दैट गेट्स मोर वोट्स देन अदर्स टेंड टू गेट मच मोर देन इट्स प्रोपोर्शनल शेयर, दैट इज एग्जैक्टली वर्क इन द फेवर ऑफ कांग्रेस। तो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है ये कांग्रेस के फेवर में काम करता है, इसीलिए कांग्रेस को ज़्यादा सीट मिलती हैं। इफ़ वी एड अप द वोट्स ऑफ ऑल नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स इट वाज मोर देन वोट्स ऑफ कांग्रेस। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाकी की अगर वोट्स को हम जोड़ दें, कांग्रेस के अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, इंडिपेंडेंट है, सबको जोड़ दें, तो उनकी वोट कांग्रेस से ज़्यादा थी,
पर फिर भी कांग्रेस जीत जाती है, रीजन आपको क्लियर है। बट द नॉन कांग्रेस वोट्स वर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट राइवल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, मगर जो नॉन कांग्रेस की वोट थी वो डिवाइडेड थी, कई सारी पार्टीज में डिवाइडेड थी, कई सारे कैंडिडेट्स में डिवाइड थी। जब वो कई सारे कैंडिडेट्स में और पार्टीज में डिवाइड हो जाती है तो कांग्रेस को उस चीज़ का फायदा मिला। सो द कांग्रेस वाज स्टिल वे अहेड ऑफ द अपोजिशन एंड मैनेज टू विन, इसीलिए कांग्रेस जो अपनी अपोजिशन पार्टीज थी उनसे बहुत आगे थी और हमेशा जीतती रही तीनों इलेक्शन में। द रूट्स ऑफ दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ कांग्रेस पार्टी गो बैक टू द लीगेसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। अब देखो इसका एक कारण ये भी है क्यों कांग्रेस बार बार जीत रही थी। इसका एक कारण क्या है कि कांग्रेस का जो रूट है, कांग्रेस पार्टी की मतलब जो जड़ है, वो जड़ किससे जुड़ी हुई थी, फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ी हुई थी। तो फ्रीडम स्ट्रगल मैं बता ही चुका हूँ, उसके बारे में कांग्रेस लीड कर रही थी, तो उसी को फिर आगे, उसी की विरासत को आगे बढ़ाती है कांग्रेस पार्टी आज़ाद होने के बाद भी। ठीक है, तो कांग्रेस को लोग ऐसा समझ रहे थे कि कांग्रेस जो है नेशनल मूवमेंट का इनहेरिटर है। इनहेरिटर मतलब जो नेशनल मूवमेंट जो चला रखा था भारत में, उसका मतलब वो जो विरासत है उसको कौन आगे लेके जाएगी, कांग्रेस लेके जाएगी। ठीक है, इसीलिए लोगों ने कांग्रेस को ज़्यादा वोट दिए थे। मैनी लीडर्स हु वर इन द फोर फ्रंट ऑफ दैट स्ट्रगल वर नाउ कंटेस्टिंग इलेक्शन एज कांग्रेस कैंडिडेट्स। तो जो भी मतलब लीडर थे, कई सारे लीडर जो मतलब अपना नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल लीड कर रहे थे, बहुत आगे थे उसमें फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, देश को आज़ाद कराने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। अब वो लीडर कांग्रेस के कैंडिडेट बनकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, जनता उन सबको जानती है और जनता उनको वोट देगी ही देगी। द कांग्रेस वाज ऑलरेडी ए वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी एंड बाय द टाइम the other parties could not even think of strategy and the Congress has already started its campaign। तो उस समय अगर हम देखें मतलब इस दौरान कब 1952 से 1962 के बीच में अगर आप देखो तो कांग्रेस एक बहुत बढ़िया वेल ऑर्गेनाइज पार्टी थी, पूरे देश में कांग्रेस का झंडा लहराया हुआ था। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी स्ट्रेटेजी भी नहीं बना पा रही थी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को जनता जानती भी नहीं थी, इसीलिए कांग्रेस क्या रहती है, आगे रहती है। In fact, many parties were formed only around independence or after that. Thus, the Congress had first of the bloc's advantage। अब देखो इस दौरान कई सारी छोटी छोटी पार्टी बनी भी थी, मगर आपको पता है जनता किसको जानती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को जानती थी, इसलिए कांग्रेस इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है। By the time of independence, the party had not only spread across the length and breadth of the country as we had seen in the maps, but also had organizational network down to the local level। तो हम देखेंगे कि कांग्रेस जो थी इस समय पर अब मतलब ऊपर से नीचे आप कह सकते हो, कश्मीर टू कन्याकुमारी और इधर गुजरात से आसाम ऐसे फैली हुई थी। इसके अलावा कांग्रेस आप देखने को मिलेगा ऊपर से लेकर लोकल लेवल तक, डाउन से लेकर लोकल लेवल तक, मतलब नेटवर्क जो था इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लोकल लेवल तक इनका नेटवर्क कैसा था, स्ट्रॉन्ग था। इसी वजह से कांग्रेस को मतलब हर बार बहुत शानदार जीत मिल रही थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एज कांग्रेस वॉज टिल रिसेंटली ए नेशनल मूवमेंट, इट्स नेचर वाज ऑल इंक्लूसिव। तो आप देखोगे कांग्रेस को एक प्रकार से नेशनल मूवमेंट की तरह लोग बाग देख रहे थे और इसका नेचर भी कैसा था, ऑल इंक्लूसिव। ऑल इंक्लूसिव का मतलब है आप किसी भी कास्ट से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, हर कास्ट, हर कम्युनिटी, हर रिलीजन के लोग किससे जुड़े हुए थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो कांग्रेस कैसी थी, इंक्लूसिव पार्टी थी। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस का डोमिनेंस देखने को मिलता है शुरुआत के इलेक्शंस में। तो ऑल दीज फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो ये जितने भी फैक्टर हमने डिस्कस किए हैं, जो मैंने अब तक आपको बताए, ये सब जिम्मेदार हैं कांग्रेस के डोमिनेंस के लिए। ठीक है, इसीलिए शुरुआत के 3 इलेक्शन में हमें कांग्रेस का क्या देखने को मिलता है, जलवा देखने को मिलता है, डोमिनेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश होता है। आई थिंक टाइम भी लगभग उतना ही हो गया है, 37-38 मिनट। ठीक है, टाइम लगेगा इनमें चीज़ों को समझने में, टाइम लगेगा। फैक्ट मैंने बता दिए, फैक्ट के पीछे नहीं भागना है, आपको चीज़ों को समझना भी है कि हर चीज़ के पीछे कारण क्या जिम्मेदार है। तो मैंने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि यहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी का दबदबा रहता है, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इस समय पर हमारा अपोजिशन बहुत ज़्यादा वीक था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अपोजिशन वीक होने की वजह से डेमोक्रेसी में खतरा रहता है, जो रूलिंग पार्टी होती है वो मनमानी करने लग जाती है। तो ये चीज़ भी आपको इस समय पर नोट करनी है, जो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो ध्यान रखना, जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं ये हर चैप्टर में आपको मैं लिंक कराऊंगा, हर चैप्टर में आपको कनेक्ट कराऊंगा, क्योंकि कनेक्ट करने की पावर जब आपको आ जाएगी तो फिर आपको पढ़ने में मज़ा आएगा।
और भी जो भी सुझाव हैं आप जो भी कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमें ये चीज़ भी अच्छी लगी या ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो उस पर भी हम काम करेंगे। तो अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।